सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय एनके पर। और मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुद्धि का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जो दिया था जेपी गिलफोर्ड ने, बुद्धि का संरचना सिद्धांत। और इस सिद्धांत के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि वास्तव में ये सिद्धांत है क्या। क्योंकि ये जेपी गिलफोर्ड थे, उन्होंने तो इस सिद्धांत को दे के अपना पीछा छुड़ा लिया, लेकिन उन्होंने इस सिद्धांत में बुद्धि को बहुत सारे कारकों में विभाजित करके इतना कॉम्प्लेक्स और जटिल प्रकार से इसको प्रस्तुत किया कि विद्यार्थी तो क्या खुद टीचर भी नहीं समझ पाए कि वास्तव में ये सिद्धांत है क्या। इसीलिए ये सिद्धांत को अव्यवहारिक सिद्धांत माना जाता है, यानी व्यवहारिक नहीं है। और सीधी सी बात है, जो व्यवहारिक सिद्धांत नहीं होगा उसकी उपयोगिता क्या होगी, बहुत ही कम होगी। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आज तक के जितने भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं वो करवाऊंगा, जिससे आपको ये लगेगा कि इसमें से कैसे प्रश्न आए हैं और कैसे एग्जाम में आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बुद्धि का संरचना सिद्धांत या बुद्धि का त्रिविमीय 3D सिद्धांत, इंग्लिश में से 3 डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है। आपको पता होगा गिलफोर्ड कहाँ के थे, अमेरिका के थे, यूएसए के थे। और उन्होंने ये सिद्धांत 1967 में दिया था। जिस प्रकार से बीने ने, स्पीयरमैन ने, थ्रस्टन ने भी बुद्धि के सिद्धांत बताए थे, लेकिन उन्होंने बुद्धि को एक या दो कारकों तक ही विभक्त करके अपना सिद्धांत दिया था। लेकिन ये गिलफोर्ड कहता है कि नहीं, बुद्धि 3 विमाओं में विभक्त होती है। कौन कौन सी? पहला उन्होंने बताया संक्रिया, से याद रख लेना संक्रिया। दूसरा वै से याद रख लेना विषय वस्तु। और 3 ऐसे लिखा जाता है, यानी ऊ की आकृति वाला, तो उत्पाद यानी रिजल्ट। अब ये संक्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है ऑपरेशन, विषय वस्तु को कंटेंट बोला जाता है, उत्पाद को प्रोडक्ट या रिजल्ट बोला जाता है। अब ये तीनों है क्या और इस सिद्धांत में इनका क्या रोल है? तो सबसे पहले आपने बहुत बार सुना होगा ऑपरेशन शब्द, संक्रिया। मान लो आपके या हमारे कोई समस्या प्रस्तुत होती है। जो समस्या हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है वो विषय वस्तु के रूप में होती है, ऐसा गिलफोर्ड कहते हैं। और उस समस्या का अब हमारा मस्तिष्क क्या करेगा, हमारे मस्तिष्क में क्या होंगी, क्रियाएं होंगी, ऑपरेशन होगा। उसको उन्होंने कहा कि संक्रिया, वो आपकी संक्रिया के रूप में ऑपरेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद हम उस समस्या के बारे में अंतिम निर्णय या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, वो आपके उत्पाद के रूप में हमें मिलती हैं। तो इसी सिद्धांत को इसके बारे में बताया कि जैसे एक और सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान ले कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया और अब उस डॉक्टर ने क्या किया, जैसे उसकी समस्या थी, जो उसकी बीमारी थी, वो तो क्या थी, कंटेंट के रूप में थी, विषय वस्तु के रूप में थी। अब वो डॉक्टर क्या करेगा, उसका ऑपरेशन करेगा, संक्रिया करेगा। तो वो जो संक्रिया करता है वो आपका ऑपरेशन यानी संक्रिया होता है। और उसके बाद वो अंतिम निर्णय पर रिजल्ट देता है, निष्कर्ष पे पहुंचता है, वो आपका उत्पाद के रूप। एक सुंदर सा एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ जो हमारी जनरल लाइफ से जुड़ा है, उससे इस सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे इस समय हमारे गेहूँ और सरसों के फसल की कटाई होती है, तो उसको निकलवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थ्रेसर का यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये अपना थ्रेसर है, इसमें क्या होता है, एक तरफ हम चीज़ों को डालते हैं। जैसे हमारी जो फसल है जो कटी हुई है, जैसे गेहूँ है, तो उस मैटर को इस तरफ से यहाँ से डाला जाता है। अब ये थ्रेसर क्या करता है, उसका अंदर ऑपरेशन करता है, यानी क्रियाएं चलती रहती हैं। कुछ चीज़ें तो यहाँ पे जो पशु खाते हैं वो अलग हो जाती हैं, और कुछ यहाँ पे जो रिजल्ट के रूप में हमें मिलती है, हमारा धान जो दाने होते हैं वो हमें रिजल्ट के रूप में मिलता है। तो उसी प्रकार से ये गिलफोर्ड कहते हैं कि जो ज्ञान होता है वो इस रास्ते से तो अंदर जाता है, और यहाँ पे क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। हमारा मानसिक स्तर चिंतन करता है, तो वो क्रियाएं चलती रहती हैं, उसको संक्रिया बोला है। और जो हम अंतिम रिजल्ट देते हैं, अंतिम निष्कर्ष पर, निर्णय पर पहुंचते हैं, वो किसके रूप में आता है, आपका उत्पाद के रूप में आता है। जो हमारे सामने समक्ष समस्या आई है वो किसके रूप में आई है, विषय वस्तु यानी कंटेंट के रूप में आई है। और जिस समस्या का जो समाधान निकालने के लिए हमारा मानसिक स्तर ने चिंतन किया है, जो माध्यम बना है, वो क्या बना है, आपके संक्रिया, यानी संक्रिया यहाँ पे हुई है। और उस समस्या का हमने अब समाधान निकाल लिया, हमें रिजल्ट मिल गया, वो किसके रूप में मिला है, उत्पाद के रूप में। तो ये सिद्धांत ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे अपने गणित में आपने निर्देश तंत्र सुना होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसी प्रकार से इस सिद्धांत को यहाँ पे प्रस्तुत किया। अब देखिएगा, मूल सिद्धांत में जो गिलफोर्ड है वो ये कहते हैं कि विषय वस्तु के रूप में आपको 4 प्रकार से आपको समस्याएं मिल सकती हैं, आपके दिमाग में 4 प्रकार से इमेज बन सकती हैं। पहला उन्होंने बताया
विषय वस्तु को, विषय वस्तु कितने प्रकार में, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल सिद्धांत में मूल सिद्धांत में विषय वस्तु के कितने कारक बताए गिलफोर्ड ने, तो आप कितने बताएंगे, 4 कारक बताए थे। कितने, 4। पहला कौन सा बताया था, व्यवहारिक, यानी कोई समस्या है हमारे सामने, व्यवहारिक हो सकती है, सांकेतिक हो सकती है। जैसे मैं आपसे अंगुली का चिन्ह करके ऐसे पूछूं कि ये कितने हैं, तो इस प्रकार से सांकेतिक प्रश्न हो सकता है। शाब्दिक प्रश्न हो सकता है, जैसे मैं पूछूं कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो शाब्दिक प्रश्न हमारे दिमाग में बन सकता है। आकृतिक प्रश्न हो सकता है, कोई ट्राइंगल का चित्र बना के ये पूछूं कि ये क्या है। तो इस प्रकार से हमारे 4 कारकों में हमारे समक्ष जो हमारी समस्या है वो प्रस्तुत हो सकती है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मूल सिद्धांत में गिलफोर्ड ने कितने विषय वस्तु के कारक बताए थे, तो आप बताएंगे 4। हालांकि इसमें जो संशोधन हुआ था, जैसे ये सिद्धांत दिया था 1967 में, इसके 10 साल बाद यानी स्वतंत्र में पहला संशोधन हुआ था। उसमें ये जो आपका आकृतिक दिया था, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहला संशोधन किस में हुआ था, तो आप बताएंगे विषय वस्तु में हुआ था। याद रख लीजिएगा, विषय वस्तु में पहला संशोधन हुआ था 1977 में। किस में हुआ था, ये पूछ लिया जाए कौन से कारक में हुआ था, तो आप बताएंगे आकृतिक वाला जो कारक है उसमें हुआ था। और 2 इसके बना दिए गए थे, फिर कितने हो गए थे, एक बनाया था आपका सर्वे और एक बनाया था आपका दृश्य, सर्वे और दृश्य। तो ये पहला संशोधन हुआ था। उसके बाद जो हमारा मानसिक स्तर चिंतन करता है उसको सक्रिय बोलते हैं, संक्रिय। यानी पहला है इसमें संज्ञान, कोई समस्या है उसका हम जो हमारा ज्ञानात्मक स्तर है, क्रियात्मक स्तर है, उसके आधार पे हम संज्ञान से हम उस प्रश्न तक पहुंच सकते हैं, माध्यम बन सकता है। स्मरण, यानी जो हमने पहले सीखा है उसके आधार पर उस प्रश्न पे हम सोच विचार। तीसरा है आपका परंपरागत चिंतन, जिसको अभिसारी चिंतन भी बोला जाता है। जिसे हमारे समक्ष कोई समस्या आती है तो उसके बारे में हम एक दिशीय चिंतन करते हैं, यानी एक ही रिजल्ट पर पहुंचते हैं। कोई समस्या एक है, रिजल्ट हम एक ही देते हैं। जैसे MCQ क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम एक ही रिजल्ट पर पहुंचते हैं। जैसे हमारे पास कोई समस्या आ जाएगी, जैसे भारत की राजधानी कौन सी है, हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो हमारा एक दिशीय चिंतन होता है, वहां पर परंपरागत चिंतन होता है, यानी अभिसारी चिंतन होता है। ठीक है। दूसरा है अपरंपरागत चिंतन, ये अपसारी चिंतन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, वाइड एस्पेक्ट वे पे हम सोचते हैं, समस्या एक है लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन इसके कई दे सकते हैं। जैसे यदि जो मनुष्य है वो यदि पक्षी बन जाए तो क्या होगा, तो इस प्रकार से हमारा जो चिंतन होगा वो कौन सा होगा, अपरंपरागत चिंतन होगा, अपसारी चिंतन होगा। ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, उनका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको डिटेल से आपको यहाँ पे देखने को मिला, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया मिलेगा। नेक्स्ट आपका 5वां है आपका मूल्यांकन। अब देखिएगा ये मूल्यांकन, जैसे हमारे समक्ष कोई समस्या आ जाए, मान लो कहानी के रूप में आ जाए, तो हम उसका पहले क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद हम उसका क्या देंगे, रिजल्ट देंगे। जैसे हम कई बार बाजार जाते हैं तो कोई सामान खरीदते हैं, तो उसके पहले हम क्या बनाते हैं, राय बनाते हैं कि यार ये अपने लायक है कि नहीं है, उसका हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद हम क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं। तो ये भी एक हमारी जो मानसिक स्तर है, यानी संक्रिया का जो माध्यम है। ठीक है। अब देखिएगा ये जो संक्रिया है उसमें दूसरा संशोधन हुआ था। पहला संशोधन किसमें था, आपको पता होगा 1967 में ये सिद्धांत दिया था। 10 साल बाद यानी 1977 में इसका प्रथम संशोधन हुआ था। और प्रथम संशोधन किसमें हुआ था, विषय वस्तु में हुआ था। विषय वस्तु में कौन से कारक में हुआ था, आकृतिक कारक में। दूसरा संशोधन यानी उसके 10 साल बाद फिर यानी 1988 में दूसरा संशोधन हुआ था। किस में हुआ था, कौन सी विमा में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, संक्रिया वाली विमा में हुआ था। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संक्रिया वाली विमा में कौन से कारक में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए स्मरण वाले कारक में हुआ था। यानी स्मृति जो मेमोरी है उसको 2 भागों में यहाँ पे कारकों में विभाजित किया था। पहला था स्मृति धारण और दूसरा था स्मृति लेखन। तो ये प्रश्न भी आपको आना चाहिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, उत्पाद की बात करें, यानी रिजल्ट की बात करें, तो यहाँ पर जो गिलफोर्ड है वो प्रथम संशोधन में यहाँ पर संशोधन किया था, ना दूसरे संशोधन में। यानी उत्पाद के रूप में हमेशा 6 कारकों पर ही बात की। यानी जो हमारे समक्ष कोई समस्या आती है उसका हम इकाई के रूप में आंसर दे सकते हैं, इकाई के रूप में आंसर मिल सकता है। जैसे भारत की राजधानी कौन सी है, तो इसका हम एक रिजल्ट देते हैं, इकाई के रूप में हमें आंसर मिल सकता है।
वर्गीकरण के आधार पर हमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका हम वर्गीकरण के आधार पर हम रिजल्ट दे सकते हैं। संबंध वाले प्रश्न भी होते हैं, कई बार हम ऐसे उत्तर पर पहुंचते हैं जहां पर रिलेशन यानी संबंधित होते हैं, संबंध एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। प्रणाली यानी कोई प्रश्न है उसका आंसर हमें प्रणाली या सिस्टम के रूप में बड़े स्तर पर आपको मिलता है, वहां पर आप प्रणाली। प्रत्यावर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे प्रत्यावर्तन का रूपांतरण भी बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे समक्ष जो समस्या प्रस्तुत हुई है वैसा का वैसा ही हमें आंसर मिल जाए, तो ये आपका प्रत्यावर्तन होता है। और निहितार्थ का मतलब होता है आशय या उद्देश्य। जैसे कोई ऐसा प्रश्न है जैसे अक्षी का मतलब क्या होता है, तो उसका हमें अर्थ पता चलता है कि अक्षी का मतलब आंख होता है, तो उसका अर्थ हम खोजते हैं, तो ये हमें निहितार्थ के रूप में मिलता है। तो ये आपके उत्पाद के रूप में हम अंतिम रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो ये इस सिद्धांत के बेसिक था। अब हम प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। जैसे प्रश्नों की कुछ और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। मूल सिद्धांत में कुल कारक आपसे पूछे तो कितना बताओगे? 4 गुना 5 गुना 6 कितने हो गए? 120। पहला संशोधन कब हुआ था? 1967 में। कौन सी विमा में हुआ था? विषय वस्तु में। विषय वस्तु में कौन से कारक में हुआ था? आकृतिक वाले कारक में। तो अब कितने कुल कितने कॉस्ट हो गए? पहले संशोधन में 150, यानी 4 की जगह अब कितना आ जाएगा? 5 गुना 5 गुना 6 कितने हो गए? 150। दूसरा संशोधन कब हुआ था? 1988 में। याद करना बहुत आसान है, 67 में दिया था, उसके बाद 10 साल और जोड़ दीजिए, उसके 10 साल बाद और जोड़ दीजिए। 1988 में होता, हालांकि डेट आपसे नहीं पूछेगा। कौन सी विमा में हुआ था? तो संक्रिया वाली विमा में हुआ था। और संक्रिया वाली विमा में कौन से कारक में हुआ था? तो आप बताएंगे जो आपका स्मरण है, स्मृति है, मेमोरी है, उसमें हुआ था। तो टोटल कुल कितने कारक हो गए, कुल कितने कॉस्ट हो गए? तो 5 गुना 6 गुना 6 कितने हो गए? टोटल 180। अब वर्तमान को लेकर प्रश्न पूछा जाए कि गिलफोर्ड के वर्तमान में कितने कारक हैं, तो आप बताएंगे 180 है। मूल सिद्धांत में कितने थे? 120 थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लीजिएगा संशोधन किस में हुआ था? आकृति में हुआ था, श्रव्य और दृश्य में, विषय वस्तु में। पहला संशोधन ये भी पूछा जा सकता है कि पहला संशोधन किस में हुआ था? विषय वस्तु में। दूसरा स्मरण, धारण, लेखन। स्मरण को 2 भागों में बांट दिया, धारण और लेखन, यानी दूसरा संशोधन संक्रिया में हुआ था। अब आज तक के इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रश्न के यहाँ मैं 180 ऑप्शन बना रहा हूँ। ठीक है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को शामिल किया गया था? 100, 120, 150, यहाँ पर 180। तो यहाँ पर आपको अभी वर्तमान को लेकर इसका आंसर देना होगा। राइट आंसर 180 पे जाएगा। ठीक है, 180 इसका सही उत्तर होगा। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रथम संशोधन में कुल कितने कारक थे? तो 150 थे। ये पूछा जाए कि मूल सिद्धांत में कितने थे? तो 120 थे। और तीनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको 180 राइट आंसर करना है, क्योंकि ये वर्तमान को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा सकता है। गिलफोर्ड के जो बुद्धि का सिद्धांत है, संरचना सिद्धांत, उसमें कौन सा आयाम नहीं है? विशिष्ट तत्व, प्रक्रिया या संक्रिया, अंतर्वस्तु या विषय वस्तु, या परिणाम या रिजल्ट। ये 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें से बिल्कुल ये तो दिक्कत नहीं होगी। संक्रिया बिल्कुल हमने पढ़ा है, विषय वस्तु भी होता है, उत्पाद के रूप में भी गिलफोर्ड बात करता है, लेकिन विशिष्ट तत्व के बारे में कोई बात नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ। देखिए, ये प्रश्न है फर्स्ट ग्रेड 2016 में प्रश्न पूछा गया है कि स्मृति स्तर यानी मेमोरी के शिक्षण में कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो हम सबको इनके बारे में पता होना चाहिए। संक्रिया में जितने कारक हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है स्मृति स्तर के बारे में। तो स्मृति स्तर क्या होता है? आपका मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण। यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो ये तो होता है बिल्कुल, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण होता है। तथ्यों का ज्ञान देना, ये भी स्मृति स्तर होता है। अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना। और चौथा है आपका ज्ञान का पुनः स्मरण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण। बिल्कुल, ये पुनः प्रस्तुतिकरण जो हमने पहले से सीखा है उसका तो बिल्कुल प्रस्तुतिकरण, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन होगा। स्मृति स्तर का ये शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना और विचारों को समझना। स्मृति स्तर जो होता है अपने पहले सीख रखा है उसी का पुनः प्रस्तुतिकरण होता है आपका स्मृति स्तर। तो ये प्रश्न भी आपके कहीं दिक्कत नहीं करने वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, ये सेकंड ग्रेड 2017 में प्रश्न पूछा गया है। गिलफोर्ड के त्रिविम बुद्धि सिद्धांत में विषय वस्तु का घटक नहीं है। अब देखिए, विषय वस्तु जो आयाम है उसके घटक भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इसमें से नहीं है। पहला है प्रतीकात्मक, दूसरा प्रणाली, तीसरा व्यवहारिक, चौथा शाब्दिक। बताइए, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? देखिएगा, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा?
एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। प्रणाली, ये आपका उत्पाद का जो कारक है, ठीक है। प्रतीकात्मक बिल्कुल है, व्यवहारिक बिल्कुल है, शाब्दिक भी विषय वस्तु का कारक बनता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 3 नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है गिलफोर्ड के अगला प्रश्न है गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? प्रतिदर्श सिद्धांत, दूसरा है त्रितत्व सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, और आपका बुद्धि संरचना सिद्धांत। ये आरटेट 2012 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर आपका 4 नंबर हो जाएगा, बुद्धि संरचना सिद्धांत। अगला प्रश्न है सेकंड ग्रेड 2013 में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, और स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही। गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। अगला 7वां प्रश्न देखिएगा, बड़ा है लेकिन बड़ा ही आसान है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, ये भी इसका नाम होता है। बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों को विभक्त करने के लिए जाने जाती है, यानी जो आधारभूत बुद्धि के कौशल होते हैं उनको अलग करने के लिए जाना जाता है, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या के समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले किसे श्रेष्ठ माना गया है? तो रीट 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये कौन से सिद्धांत की बात हो रही है, आप बताएंगे? जेपी गिलफोर्ड वाले त्रिविम सिद्धांत के बारे में। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता को हमेशा किसके साथ जोड़ा है? अपसारी चिंतन के साथ जोड़ा है, क्योंकि अपसारी चिंतन का मतलब होता है चीज़ों के बारे में हम जैसे हमारे पास कोई समस्या है उसके बारे में हम अनेक तरह से हल दे सकते हैं। यानी क्रिएटिविटी का मतलब भी ये होता है कि कुछ नया करना। अब कुछ नया कैसे करेंगे? जब हम उसके बारे में अलग अलग प्रकार से सोचेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये 8 प्रश्न थे। एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, मेरा खुद का बनाया प्रश्न है। एक ये प्रश्न है जो हमेशा मैं एक कम्युनिटी टैब में एक मनोविज्ञान का प्रश्न पूछता हूं आपसे, यानी जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना के त्रिविम सिद्धांत के प्रारंभ में संक्रिया के आधार पर मुख्य 5 तत्व बताए थे। कौन सा तत्व गिलफोर्ड ने नहीं बताया था? तो संज्ञान की बात बिल्कुल बताए थे, स्मृति बताया था, अपसारी चिंतन भी बताया था, अभिसारी चिंतन भी बताया था, और आपका संरक्षण की और संधारण की बात बिल्कुल नहीं की थी। मूल्यांकन यहाँ पे जरूर हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका जो सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत? गिलफोर्ड का त्रिविम सिद्धांत। आप उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीटेशन करा देता हूं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। खैर आप यहां तक देखेंगे तो भी आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। त्रिविम सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? 3D सिद्धांत। किसने दिया था? यूएसए यानी अमेरिका के गिलफोर्ड ने दिया था। कब दिया था? 1967 में दिया था। कितनी विमाएं बताई थी? 3 विमाएं बताई थी, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। कब दिया था? 1967 में। जब 67 में दिया था तो कुल कितने कारक थे? तो आप बताएंगे 4 गुना 5 गुना 6, कुल कितने हो गए? 120। यानी कुल कारकों की मूल सिद्धांत में कितनी बात होती है? 120 की। विषय वस्तु के रूप में कितने कारक बताए थे? तो शुरुआत में कितने बताए थे? 4 बताए थे, व्यवहारिक, सांकेतिक, शाब्दिक और आकृतिक। और जब पहला संशोधन हुआ था 1977 में, तब कौन सी विमा में सबसे पहले संशोधन हुआ था? तो विषय वस्तु में। विषय वस्तु के कौन से कारक में हुआ था? आकृतिक में। आकृति में कौन कौन से हुए थे? श्रव्य और दृश्य। तो कुल कितने कारक हो गए? अब विषय वस्तु वाले में 5 हो गए। तो कुल कितने पहले संशोधन में कुल कितने कारक हो गए? तो 5 गुना 6, कुल कितने हो गए? 150। ठीक है। दूसरा है आपका संक्रिया। संक्रिया में आपका हो गया संज्ञान, स्मरण, चिंतन, अपरंपरागत चिंतन या मूल्यांकन। तो मूल सिद्धांत में कितने कारक थे संक्रिया में? तो 5 कारक थे। अब 5 कारक जब दूसरा संशोधन हुआ था तो वो किस में हुआ था? संक्रिया में। और संक्रिया में कौन से कारक में हुआ था? तो स्मरण में। अब कुल कितने कारक हो गए? 6। तो टोटल कितने हो गए? 5 गुना 6 गुना 6, 5 6 30, कितने हो गए? 180। तो जब दूसरा संशोधन हुआ था तो कुल कारक कितने हो गए? 180। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें से जितने आए हुए प्रश्न हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, अगर आया है तो बिल्कुल कीजिएगा।
मिलेंगे फिर से एक और नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय सब्सक्राइब हिंद। करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।